आइए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में किस तरीके से बिहार का क्या योगदान रहा आपके मध्यकालीन भारत में, मॉडर्न यानी आधुनिक भारत की शुरुआत होती है तो उसमें किस तरीके से बिहार का क्या योगदान होता है, क्या योगदान नहीं होता, उसमें क्या परिवर्तन आते हैं, क्या परिवर्तन नहीं आते। अब उससे पहले हम आप ये देखेंगे कि वास्तव में किस तरीके से जो आपका एंशिएंट खत्म हुआ, मॉडर्न खत्म हुआ, एंशिएंट खत्म हुआ, मिडिवल खत्म हुआ और आप मॉडर्न की तरफ चले, तब ऐसा क्या हुआ कि वास्तव में आप इसे मॉडर्न काल क्यों कह दिए और किस तरीके से परिवर्तन हुआ कि वास्तव में यहाँ अब मॉडर्न काल में एक कहा जाता है एक अलग युग की और एक अलग लोगों की शुरुआत होगी, अलग देश से लोग आएंगे, यानी लगातार आपका भारत इस तरीके की स्थिति में बना हुआ है तो उसमें लगातार लोगों की एंट्री हो रही है। अब कहा जाता है कि वास्तव में एक बार गलत चीज़ों की शुरुआत हो गई तो वास्तव में आप उसको जहाँ कोई भी एक बार गलत चीज़ों का जन्म दे देता है तो वास्तव में हमें आपको देखने को मिलेगा कि शुरुआत हो जाती है तो उस चीज़ों को समाप्त कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। थोड़ा सा कठिन क्या, बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि आपने एक बार बीज बो दिया तो वास्तव में उसे इतनी जल्दी हटा पाना बहुत कठिन होगा। माना यह जाता है कि वास्तव में पहले इन चीज़ों को बोया ही ना जाए, अगर बोए होगे तो जाहिर सी बात है काटोगे। अब आइए देखिए स्थितियाँ शुरू कैसे होती हैं कि मॉडर्न काल के इतिहास की शुरुआत कैसे होती है। हमने आपको आप जानते भी होंगे, भूगोल पढ़ रखा होगा, थोड़ी बहुत बातों से आप परिचित होंगे। देखिए स्थितियाँ कुछ इस तरीके से होती हैं, आप देखते हैं कि वास्तव में ये कुछ इस तरीके से एक रेखा होती है। इसमें आप मॉडर्न काल की जो शुरुआत की बात देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको एक बात समझ में आती है कि एक देश होता है, यहाँ एक महाद्वीप होता है, या अफ्रीका नामक एक महाद्वीप होता है। देखिए ये जो आपका अफ्रीका नामक महाद्वीप होता है, यहाँ से शुरुआत की स्थितियाँ हमें आपको देखने को मिलेंगी। अब ये इस स्थिति में हमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ आपको मिल जाता है आपका यूरोप जैसी कंट्री। इस तरीके से ये आपको यूरोप जैसी कंट्री है, ये यूरोप है, और आप देखते हैं ये कुछ इस तरीके से आपको एशिया की स्थिति मिलती है, ये आपको भारत की स्थिति। देखिए ये क्या है, हमें पूरे विश्व को नहीं समझना है, हालांकि यहाँ आपको उत्तरी अमेरिका जैसा महाद्वीप होता है तो अभी हमारा इससे कोई विशेष मतलब नहीं है, और यहाँ एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप होता है, यहाँ इससे भी हमारा कोई विशेष मतलब नहीं। हमारा मतलब जो है ये आपके यूरोप से मतलब है, ये आपके अफ्रीका से मतलब है, ये आपके एशिया से मतलब है, और एशिया के साथ साथ हमें आपको जो मतलब है, देखिए एशिया के साथ साथ हमें आपको जो मतलब है वो किससे मतलब है, वो आपके भारत से मतलब है। तब हम आप देखेंगे कि वास्तव में स्थितियां किस तरीके से परिवर्तन लेती हैं और किस तरीके से परिवर्तन की स्थितियां शुरू होती है। देखिए क्या होता है, आप जानते हैं कि यहाँ क्या लिखा होता है, आप पहले से परिचित होंगे, उम्मीद करते हैं भूगोल जैसा विषय पढ़ा होगा तो थोड़ी बहुत जानकारी होगी। यहाँ देखिए ये यूरोप महाद्वीप जो होता है, इस यूरोप और ये अफ्रीका के मध्य एक सागर होता है, उसका नाम होता है भूमध्य सागर। इसका नाम क्या है, भूमध्य सागर, इसका नाम होता है भूमध्य सागर। और यहाँ अफ्रीका और जो ये एशिया है इसके मध्य एक सागर होता है, इसका नाम होता है लाल सागर। क्या नाम होता है, लाल सागर। अब देखिए हमने आपको बताया कि वास्तव में यहाँ जो सागर होता है, इस सागर का नाम आपको मिल जाता है आपका, इस सागर का नाम हमने कहा कि वास्तव में मिलता है, ये आपका है भूमध्य सागर। देखिए दो चीजें आपकी यही क्लियर हो गई कि अफ्रीका को यूरोप से अलग कौन करता है, आपका अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है भूमध्य सागर, जबकि अफ्रीका को एशिया से अलग करता है आपका लाल सागर। दो बातें यही कंफर्म हो गई। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये भारत यहाँ होता है, ये बगल में ये पूरा का पूरा आपको कौन मिलता है, ये बगल में पूरा का पूरा आपको ये वाला क्षेत्र जो होता है, ये देखिए हमने इसको हटा दिया। अब देखिए ये जो आपका बगल का पूरा क्षेत्र होता है, ये पूरा का पूरा आपकी कौन होती है, ये आपकी पूरी की पूरी ये एक तरीके से यूरोपीय कंट्री, ये आपकी मध्य एशिया यानी मुस्लिम कंट्री होती है। अब क्या होता है, ये मुस्लिम कंट्री जो मिलेगी यही आपको, ये आपको कजाकिस्तान, यही आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो आपका वर्तमान में पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, आपको अफगानिस्तान यही मिल जाता है, यही कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, बगल में ही आप देखते हैं इरिया, सीरिया, आपको यही तुर्की सब मिल जाएगा। आपको उसके साथ साथ ईरान, इराक, ये आपको यही सऊदी अरब मिल जाएगा, सऊदी अरब के साथ साथ यही ओमान मिल जाता है, यमन मिल जाता है, संयुक्त अरब अमीरात मिल जाता है, यही कुवैत वगैरह, ये सारे के सारे क्षेत्र इस तरीके से मिल जाते हैं। अब आप देखिए क्या होता है
कि ये मैंने कहा ये जो मुस्लिम कंट्री के लोग होते हैं, ये मुस्लिम कंट्री के लोग जब कहा जाता है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में क्या करते थे, ये यूरोप वाले चूंकि कोल्ड टेम्परेचर का क्षेत्र है, ये बहुत कोल्ड टेम्परेचर का क्षेत्र होने की वजह से इनको भारत से इनको क्या चाहिए, इनको मसाला चाहिए। अब मसाला चूंकि ना तो हम इनको यहाँ से यहाँ पहुँचाने जाते थे और ना ही वो यहाँ से यहाँ लेने आते थे, ना यूरोपी भारत डायरेक्ट लेने आते थे, ना भारत इनको ले जाकर देता था। इनमें अब मीडिएटर की भूमिका में कौन था, क्योंकि जिसके पास जो चीजें नहीं होंगी। अब देखिए ये चूंकि मध्य एशिया का देश जो है, आप पहले से परिचित होंगे, थोड़ा सा आपको भूगोल समझ में आता है तो चीजें परिचित होंगी, आप जानते हैं ये वाला क्षेत्र में हमें आपको क्या मिलेगा, मरुस्थलों की संख्या थोड़ा ज्यादा मिलेगी। जाहिर सी बात है, मरुस्थल की संख्या ज्यादा है, तापमान तो उच्च है, लेकिन तापमान इतना ज्यादा उच्च है कि वास्तव में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के कारण हमें आपको देखने को मिलेगा कि वास्तव में ये मसाले इत्यादि का उत्पादन हो पाना सा थोड़ा सा कठिन होगा। तब हमें आपको देखने को मिलता है कि आपके भारत का ये वाला क्षेत्र और दक्षिण में आपको इंडोनेशिया वगैरह का क्षेत्र मिलता है, जहां आपको बहुत डेवलप किस्म के यानी विकसित किस्म के मसाले मिलते हैं। तब अब क्या होगा, ये जो मध्य एशिया के देश वाले होंगे ये क्या करेंगे, इन मसालों का व्यापार करेंगे। मसाले का व्यापार किसे करते हैं, ये भारत से मसाले को ले जाते हैं, ये दक्षिण भारत से यहाँ से मसाले को ले जाएंगे, यहाँ से ले जाकर कहाँ देते हैं मसाले को, ये यूरोपीय यानी अरबी व्यापारी यहाँ से मसाले को खरीदेंगे और यहाँ से कम पैसे पे मसाले को खरीदते हैं और यहाँ ले जाकर ऊंची दाम पर मसाले को बेचते हैं। अब मैंने कहा कि वास्तव में मसाला हमसे 5 रुपए का खरीदा, उनको 100 रुपए में बेचा, 95 रुपए उनका फायदा। अब धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इनके पास, ये मध्य एशिया के देशों के लोगों के पास पैसे का संग्रहण होता जाएगा। ये क्या रहे, ये व्यापारी जिसे आप दलाल मैंने कहा, वास्तव में चीजों का ले जाना ले आना। अब उनको इतना पता है कि भारत में हमने कितना धन पहुंचाया और वहां से उन्होंने कितना निकाला। अब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ एक मंडी होती है, विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी होती है, उस अंतर्राष्ट्रीय मंडी का नाम होता है कुस्तुनतुनिया। यूरोप में एक विश्व की अंतर्राष्ट्रीय मंडी होती है, उस अंतर्राष्ट्रीय मंडी का नाम होता है कुस्तुनतुनिया। कहा जाता है यूरोपियों के पास, सॉरी जो ये आपके मध्य एशिया के लोग होते हैं यानी अरबी मुसलमान होते हैं, उनके पास जैसे जैसे धन का संग्रह होने लगता है तब उनको लगता है कि वास्तव में ये इस अंतर्राष्ट्रीय मंडी पर काश हमारा कब्जा होता। और अंतोगत्वा हमें आपको देखने को मिलता है, कहा जाता है अरबियों और ईसाइयों के बीच, यानी ईसाई का मतलब ये जो यूरोपी होते हैं, देखिए ये यूरोपी भी कुछ टाइम पीरियड के लिए रुक से गए थे। कुछ टाइम पीरियड के लिए रुक से जाने का मतलब क्या था कि वास्तव में इनमें भी, जैसे हम आप कहते हैं ना कि धर्म एक बहुत बड़ा अफीम है, धर्म बिल्कुल अफीम की तरह काम करता है, तो वहां भी कहा जाता है जो पोप की सत्ता होती है, वह पोप की सत्ता जो कहती थी, लोग यूरोप में वो बात मानते थे। वो हमें आपको तब बाद में देखने को मिलता है कि यूरोप में एक पुनर्जागरण का काल शुरू होता है, यानी जागृत पहले से थे लेकिन कुछ टाइम तक उस जागृत अवस्था को कहा जाता है कि वो धीरे धीरे जब जागृत अवस्था अजागृत या कह सकते हैं सुसुप्ता अवस्था में बदलती है तो बाद में कहा जाता है कि लोगों के लिए एक समस्या का विषय उत्पन्न हो जाता है। यहाँ ये बिल्कुल पूर्णतः किस पर निर्भर हो गए, बिल्कुल पूर्णतः निर्भर हो गए थे, कह सकते हैं कि आपके ये अरबी व्यापारियों पर, कि अरबी व्यापारी जिस दाम पर जो चीजें लाकर देना चाहते हैं और वो चीजें उसको उस दाम पर ले आकर देते थे। तब हमें आपको देखने को मिला कि वास्तव में ये अरबी व्यापारी अब इतना ज्यादा धन का संग्रह कर लेते हैं कि वह ना केवल हमें आपको देखने को मिलता है एक क्षेत्र में आक्रमण करते हैं, बल्कि हमें आपको देखने को मिला कि जो ये अरबी व्यापारी होते हैं यह वास्तव में हमें आपको देखने को मिलता है कि ये अरबी व्यापारी, यह कहा जाता है कि हमें आपको देखने को मिलता है दोनों तरफ आक्रमण करेंगे, यानी अपने से पूरब भी आक्रमण करते हैं, अपने से पश्चिम भी आक्रमण करते हैं। अपने से पूरब पश्चिम दोनों ही दिशाओं में जब आक्रमण करते हैं तब हमें आपको देखने को मिलता है कि इनका आक्रमण यूरोप में भी होता है, इनका आक्रमण भारत में भी होता है। ये भारत पर भी कब्जा चाहते हैं, यूरोप पर भी कब्जा चाहते हैं। तब हमें आपको देखने को मिला यूरोप की कुस्तुनतुनिया की मंडी पर धीरे धीरे वहां कहा जाता है उनका अधिकार होता जाता है। अधिकार मेरे कहने का मतलब हमें आपको देखने को मिला किसका अधिकार हुआ, हमें आपको देखने को मिला कि वास्तव में अरबी आक्रमण करते हैं तो 2 से यानी 3000 वर्षों तक लगभग अरबियों और कहा जाता है अरबी मुसलमानों और कहा जाता है ईसाइयों में युद्ध चलता है। और कहा जाता है वहां की जो पोप की सत्ता होती है, पोप ये कहता है कि वास्तव में युद्ध में कौन विजित होता, उसने कहा कि ईसाई ही विजित होंगे, किंतु कहा जाता है कि वास्तव में ईसाई विजित नहीं होते हैं। कहा जाता है कौन विजित हो जाता है, ईसाई ना विजित होकर कहा जाता है विजित हो जाते हैं आपके अरबी मुसलमान। और जब उनका कब्जा हो जाता है तो कब्जा होने की स्थिति में हमें आपको देखने को मिलता है अब क्या करेंगे, यही जो हमें आपको देखने को मिलेगा, ये जो हमने आपको खाका बना रखा था इसी में हमें आपको देखने को मिलेगा कि स्थितियां इस तरीके से होती हैं कि आपका यूरोप का क्षेत्र इस तरीके से, मैंने कहा ये आपको ये देखिए ऐसे, तब हमें आपको देखने को मिलेगा कि अब क्या करेंगे ये यहाँ आएंगे। अब इनका धीरे धीरे भारत में प्रवेश होता है, ये तो प्रवेश कर गए और आपने देखा कि वास्तव में मुगल कालों का इस तरह से विस्तार हुआ, आपने पूरा मध्य इतिहास काल देख लिया। और अब क्या होता है, अब हमें आपको देखने को मिलता है यहीं से स्थितियां शुरू होती है।
अब देखिए, ये मैंने कहा कि यहाँ आपका लाल सागर था, ये भूमध्य सागर था। इसके किनारे वाला जो क्षेत्र होगा जहाँ से यूरोप जैसी कंट्री लगेगी, ये देश जो लग रहा है यूरोप की, तो यहाँ कालाबाजारी के थ्रू कहा जाता है, इनको क्या मिल जाएगा, इनको कालाबाजारी के थ्रू इनको मसाला मिलता रहेगा। क्योंकि जब मुसलमानों का कब्जा हो जाता है तो मुसलमान कहा जाता है कि वास्तव में अब क्या करेंगे, प्रवाह को रोकने का बात करते हैं। अब कालाबाजारी के थ्रू कहा जाता है क्योंकि कुस्तुन दुनिया की मंडी पर उनका अधिकार हो जाता है, तो कालाबाजारी के थ्रू हमें आपको देखने को मिलता है, इनको क्या मिलेगा, कालाबाजारी के ही थ्रू कहा जाता है। ये इधर वाले लोग यानी रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, मांटीनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस इत्यादि देशों के लोगों को मसाला मिलेगा। लेकिन जो है यहाँ स्पेन होता है और पुर्तगाल होता है, देखिए यहाँ स्पेन होता है, पुर्तगाल होता है और यहाँ आप देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन होता है। अब देखिए, यहाँ एशिया है, यहाँ यूरोप का ये क्षेत्र है, तो या वास्तव में बगल वालों को तो कालाबाजारी के थ्रू मसाला मिल जाएगा, परंतु इन लोगों को मसाला नहीं मिल पाएगा। और ऊपर से कहा जाता है कि ये वाले रास्ते को इन लोगों ने, इनका कब्जा होगा यूरोपियों अरबियों का, तो भूमध्य सागर और लाल सागर के रास्ते अब कोई यूरोपी भारत में नहीं आ सकता, तो लाल सागर को ये बाधित कर देते हैं। तब हमें आपको देखने को मिलता है, अब आपको हिस्ट्री रटना नहीं है, आपको बिल्कुल समझना है, क्योंकि मैंने कहा ये पुर्तगाली होते हैं, ये देखिए पुर्तगाली। तब आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आती है, भैया जिसको दिक्कत होगी वही आएगा, जाहिर सी बात है। तब हमें आपको देखने को मिलता है, ये देखिए पुर्तगाली है, ये पुर्तगालियों को बिल्कुल मसाला नहीं मिल पाता है, अब इनकी मजबूरी है मसाले की खोज में आना। अब कहा जाता है नाई को देखकर हजामत बढ़ जाती है, अगर आप कहा जाता है संभावनाएं यानी अवसर को देखकर, चीज़ों को देखकर कहा जाता है कि वास्तव में हमारी संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। तब हमें आपको देखने को मिला ये पुर्तगाली क्या करते हैं, जब यहाँ भूमध्य सागर और लाल सागर पर ये बिल्कुल कहा जाता है रास्ते को प्रतिबंधित कर देते हैं, तब ये पुर्तगाली, अब इनको मसाला चाहिए, जैसे आप चिप्स खाते हैं ऐसे उनको नॉनवेज खाना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर इतना कोल्ड है, आप ही से इतने कोल्ड टेम्परेचर में केवल कह दिया जाए सिर्फ दाल चावल खाइए बिना मसाले के, तो ऐसी स्थिति में कोई मतलब नहीं होगा। तब हमें आपको देखने को मिलता है कि यहाँ से ये स्थितियाँ देखने को मिलती है कि ये लोग क्या करेंगे, जब यहाँ का रास्ता बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो यहाँ से कौन आएगा, यहाँ से पुर्तगाली आते हैं। अब कहाँ से, ये अटलांटिक महासागर है, इसी के रास्ते आते हैं, तो सबसे पहले अफ्रीका में कहाँ पहुंचते हैं, यहाँ कहा जाता है ये एक केप वर्दे क्षेत्र होता है, अफ्रीका में यही एक केप वर्दे नामक क्षेत्र होता है। ये कहा जाता है कहाँ पहुंचते हैं, ये हमें आपको देखने को मिलता है, ये आएंगे तो यहाँ केप वर्दे रुकेंगे। कौन आता है, पुर्तगाली। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में भारत में समुद्री यात्रा का खोज किसने किया, तो आप कहते हैं कि पुर्तगाली, यानी कह सकते हैं आपका वास्को डी गामा। अब देखिए क्या होता है, ये आया यहाँ, तो यहाँ से सबसे पहले यह केप वर्दे पहुंचा, उस केप वर्दे से कहा जाता है यह कहाँ पहुंचता है, यहाँ हमें आपको देखने को मिलता है केप ऑफ गुड होप पहुंचता है। केप ऑफ गुड होप कहाँ है, केप ऑफ गुड होप ये अफ्रीका का दक्षिणतम भाग है। केप ऑफ गुड होप जाने के बाद तब यह पहुंचता है, यहाँ जाता है कालीकट जमोरिन, यानी वहाँ का शासक कहा जाता है कौन होता है, जमोरिन वहाँ का शासक होता है। कालीकट पहुंचता है। अब आपसे पूछा जाता है कालीकट में कहाँ पहुंचता है, कब कडाबू नामक बंदरगाह पर पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, कब कडाबू नामक बंदरगाह पर पहुंचता है। तब आपसे पूछा था, यहीं से देखिए शुरुआत हो जाती है। अब क्या था, अब देखिए अभी तक हमने आपको बताया कि ये देखिए ये जो आपके अरबी मुसलमान रहे, देखिए ये जो आपके अरबी मुसलमान रहे, देखिए ये क्या हुआ, जब ये भारत पे आक्रमण किए तो देखिए भारत में ये आक्रमण किए उत्तर से, रास्ता इन्होंने किसका बाधित किया, इसने। अब यूरोप वाले तो शांति से जी रहे थे, काय लिए तुमने छेड़ा, आप छेड़ोगे तो उसका भुगतान तुम्ही को करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है जब व्यक्ति शांति से जी रहा हो तो उसको बार बार आप छेड़िए मत, छेड़ेंगे तो फिर कहा जाता है कि फिर वो आपका अस्तित्व संकट में डाल देगा। अब कहा जाता है गलत आदतें सिखाई किसने, गलत आदतें सबसे पहले इन्होंने ही सिखाई, यानी कह सकते हैं ये जो मध्य एशिया के देश वाले रहे, दूसरे की चीज़ों पर कब्जा करना की नीति किसने सिखाई, कहा जाता है दूसरों की चीज़ों पर कब्जा करने की नीति अगर किसी ने सिखाई तो ये वास्तव में मध्य एशिया के देशों वालों ने सिखाई। यानी कहा जाता है कि समस्या में हमें अवसर मिलता है जब आपने देखा कि वास्तव में ये पूरा भूमध्य सागर, ये लाल सागर पूरे के पूरे कब्जे को, पूरे पे कहा जाता है यूरोपियों का कब्जा, अरबियों का कब्जा हो जाता है। तब अब यूरोपियों को कोई रास्ता नहीं मिलेगा, जब यूरोपियों को कोई रास्ता नहीं मिलता है तब ये पुर्तगाली आता है। तब तो स्टार्टिंग में उनको बहुत समस्या होगी क्योंकि उनको मसाला मिलेगा ही नहीं। तब कहा जाता है कि वास्तव में ये जो कालीकट का शासक जमोरिन होता है इनको शरण देता है और ये रुकते हैं। अब देखिए उसने उत्तर से आया और ये दक्षिण से गया। अभी क्या होता है, इसका उद्देश्य मात्र व्यापार करना होता है, इसका उद्देश्य वहां कहा जाता है कि अपनी चीजें स्थापित करना नहीं होता है।
और ना ही भारत को कभी उपनिवेश बनाना था। कहा जाता है नाई को देखकर हजामत बढ़ जाती। समस्या कहा जाता है कि जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा अवसर। समस्या हमेशा कहा जाता है अवसर देती है। और कहा जाता है इनको कब अवसर मिल गया, इन्हें खुद नहीं समझ में आया, ये यूरोपीय आए, इनको पता ही नहीं था कि वास्तव में मुझे भारत में इतना अवसर मिल जाएगा। वो तो मात्र केवल और केवल मसाले के लिए आए थे। अब क्या होता है, हम आप देखते हैं कि वास्तव में उनकी समस्या उन्हें अवसर में, समस्या उनका अवसर में बदल जाता है। समस्या जब अवसर में बदलता है, कहा जाता है अवसर देने का मूल काम किसने किया, ये इन कह सकते हैं कि वास्तव में अरबी मुसलमानों ने किया। अब कहा जाता है ये भारत में वास्तव में दक्षिण से एंट्री कर जाता है। जब भारत में दक्षिण से एंट्री करेगा तो पहले व्यापार करेगा और धीरे धीरे कब्जा करेगा। अब पहले व्यापार की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर धीरे धीरे कब्जे की प्रक्रिया शुरू होगी। तब हमें आपको देखने को मिलता है कई सारे यूरोपीय आए, जिसमें से आप जानते हैं यूरोपीय में ये पुर्तगाली है, यही आपको डच एक कंट्री मिलती है, यही डच मिल जाते हैं, यही फ्रांस नामक देश मिलता है तो ये फ्रांसीसी होंगे। ध्यान रखिएगा, ये इस साइड वाले नहीं आएंगे। इस साइड वाले इसलिए नहीं आएंगे, इसका कॉन्सेप्ट है क्योंकि इनको तो मसाला मिलता ही रहेगा, तो इधर वालों को आने की कोई जरूरत नहीं है। आएंगे जिनको नहीं मिलेगा तो वो आएंगे। तो हमें आपको पुर्तगाली मिलेंगे, फ्रांसीसी मिलेंगे, डच मिलेंगे और अंग्रेज मिलेंगे। तब आपको देखना किसको है, बिहार में आपको देखना है कि वास्तव में भारत में कंपनियों की एंट्री हुई तो भारत में आपको पुर्तगाली आएंगे, डच आएंगे, अंग्रेज आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे, इत्यादि कंपनियां आएंगी। लेकिन आपको बिहार में अब कौन सी कंपनी आती है, हम उन बिहार की कंपनियों के संदर्भ में देखते हैं कि बिहार में किस कंपनी का आगमन होता है। जानते हैं आप पहले से बिहार किसका मतलब समृद्धशाली क्षेत्र था, क्योंकि बिहार अगर समृद्धशाली क्षेत्र ना होता तो यूपी और बिहार के क्षेत्रों में लोगों का आवागमन ना होता। तब हमें आपको देखने को मिला कि यूपी, बिहार, बंगाल ये क्षेत्र काफी समृद्धशाली क्षेत्र थे, इसलिए आवागमन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा रही और लोगों ने कहा जाता है कि वास्तव में वहां चीजें अपनी स्थापित करना शुरू किया। तब हमें आपको देखने को मिला कि जब भारत में आए तो वास्तव में भारत में एंट्री जब हुई तो हालांकि अब हमें आपको ये देखिए, ये बिहार की बात है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कहा जाता है कि भारत में यानी कह सकते हैं यूरोपियों और ईसाइयों का, यानी ईसाइयों और कह सकते हैं अरबियों का युद्ध होता है और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कहा जाता है यूरोपियों का भारत में आगमन की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन हम आप जब देखेंगे, कहा जाता है धीरे धीरे उनका प्रसार होना शुरू करता है तो आगमन हो जाता है। आगमन और स्थापना में अंतर होता है। आगमन होता है जैसे आप ही कहीं गए तो पहले आप जाएंगे, उसके बाद स्थापित होने में थोड़ा सा टाइम पीरियड लगता है। ठीक उसी प्रकार से इनको यहाँ स्थापित होने में टाइम पीरियड लगा। मैंने कहा 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आए, तब हमें आपको देखने को मिला कि वास्तव में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक कहा जाता है एक कंपनी की स्थापना हो जाती है, जिस कंपनी का नाम हमें आपको क्या मिलता है, पुर्तगाली कंपनी।